पाठ 12 मेरी उड़ान। पाठ प्रवेश। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन की गहराई एवं व्यापकता ने उनके भीतर ताजगी एवं प्रेरणा का स्रोत भर दिया। एक विनम्र सीधे साधे कलाम ने अपनी अदम्य प्रतिभा से भारतवासियों को गौरवान्वित किया। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष एक सुदृढ़ व्यक्तित्व की नींव तैयार कर चुके थे, जिसके पुंज से भारतीय विज्ञान प्रकाशमान हो उठा। आगे चलकर यही मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति भी बने। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई धनी व्यक्ति थे, किंतु वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े एवं सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। ये घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना ये घर चूने पत्थर और ईंट से बना पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। मैं प्रायः अपनी मां के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजा चटनी भी होती। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर में सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की यादों में इन दो लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। मुझे याद है, पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। उनकी यह दिनचर्या जीवन के 6ठे दशक के आखिर तक बनी रही। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी, जिसे सेथुक्काराई भी कहा जाता है, वहां तक लाने ले जाने के काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई थी। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थीं। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, वे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। चूंकि अखबार में जो कुछ भी छपा होता वह मेरी समझ से परे होता, इसलिए शमसुद्दीन द्वारा ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नजर डालकर ही संतोष कर लेता था। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, तब मैं 8 वर्ष का था। उसका पहला नतीजा
इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। तब शमसुद्दीन को ऐसे मददगार की तलाश हुई जो अखबारों के गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। स्वाभाविक है, मैं ही मददगार बना। इस तरह शमसुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद आज भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूं। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा मां से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा, उसका मेरे बचपन में एक अद्वितीय योगदान रहा। जलालुद्दीन एवं शमसुद्दीन बहुत सहज बुद्धि के थे और मेरे अकथनीय संदेशों का यूं झट से जवाब दे देते थे कि बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सृजनात्मकता को उनके बीच रख सका। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी मां और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थीं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आजादी भी बहुत दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थीं। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। सन 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, तभी मुझे अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। ये वो समय था जब भौतिक शास्त्र में मेरी गहरी रुचि हो गई थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। मेरी पढ़ाई के लिए मेरी बहन जोहरा ने अपने हाथों के कड़े और हार गिरवी रखे। तत्पश्चात मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में एक प्रशिक्षु के रूप में चला गया। अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण 22 मई सन 1989 को निर्धारित किया गया। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। वर्ष 1990 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने अग्नि मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई। मुझे और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मैं आज करीब करीब वैसे ही रहता हूं जैसे उस समय रहता था। मेरे देश के लोगों द्वारा मेरे काम को प्रदान की गई मान्यता मेरे दिल को छू गई। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। यह सही है कि उन्हें निश्चित ही वहां पैसा काफी मिलता है, पर अपने देश के लोगों के प्रेम और सम्मान की क्या कोई भरपाई कर सकता है? लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।